नमस्कार न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्णन जी हैं, जो जीएसटी के मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खास बातचीत करने वाले हैं। संजय जी, आपका न्यूज टीवी में स्वागत है। और जिस तरह से 8 सालों से जीएसटी लगाया गया था, उसके बाद अचानक जीएसटी को कम करते हैं, फिर जीएसटी महोत्सव मनाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं। देखिए, भाजपा जो पार्टी है ना, पहले वो तमाचा मारती है और उसके बाद आपका गाल साला। जीएसटी उस समय जब इन लोगों ने लगाया भारत देश के ऊपर, उस समय उन्होंने कितने फायदे गिनाए थे। और 8 साल बाद लाखों करोड़ों रुपया का टैक्स जो इन्होंने आम जनता से वसूल किया, उसके बाद ये उस स्लैब को हटा करके और उसका लाभ गिनाने के लिए आए हैं। तो जनता तो ये परेशान है कि जो पहले जीएसटी लागू किए थे उसमें अच्छाई है कि जो अब किए हैं अब इसमें अच्छाई है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश का जो मध्यम वर्ग है उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जब मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा तो टॉप पर हम लोग रहेंगे और नीचे जो है कि खाली राशन वाले रहेंगे, तो हम लोग को वोट देते रहेंगे और हम लोग सत्ता में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वह सवालों से बहुत घबराती है, वो अपने सवालों का सामना नहीं कर सकते हैं। तो समाज से उन्होंने अपने आप को इस स्तर पर ले जाके खड़ा कर दिया है कि हम तानाशाह हैं और तानाशाही हम करते रहेंगे। आपने ताजा मुद्दा देखा है अभी उत्तराखंड में, पेपर लीक यूपी से शुरू हुआ है, उत्तराखंड तक पहुंचा है। और आप देख रहे हैं कि जो नौजवान लड़कों की आबादी है वो आज किस तरीके से उत्तराखंड में संघर्ष कर रहे हैं और उसकी जांच करा करके और परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। आपने देखा अभी लद्दाख का मामला, किस तरीके से वहां के नेताओं को, वहां की जनता को इन लोगों ने प्रताड़ित किया और उसके बाद वहां की जनता ने क्या किया, भाजपा कार्यालय फूकने से लेकर के। तो देखिए, ये जो हर आदमी के अंदर, हर युवा के अंदर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए वो ललायत, लेकिन भाजपा सरकार कहीं से रास्ता खोज ही नहीं पा रही है। अभी आप पिछले समय में देखिए कि ट्रंप ने पहले टैरिफ बढ़ाया और उसके बाद वीजा वन प्लस जो है आपका 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लगता था, उसको 88 लाख रुपया पर लेके चले गए। अब वहां से लड़के यहाँ आएंगे, एक तो ऐसे ही बेरोजगारी है, अब वो लोग भी आ जाएंगे तो और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो भाजपा के पास देखिए कुछ प्लान नहीं है, कोई उसके पास सेट प्लान नहीं है। उनका प्लान केवल दंगा है, उनका प्लान केवल हिंदू है। आप कह रहे थे कि सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो भैया सिंदूर और मैच कैसे एक साथ बहा? जहां पैसा कमाने की बात आ रही है वहां तो जैसा आके करा दे रहे हैं, मैच करा दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानियों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सूर्य कुमार यादव को कि पांचों मैच जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद उसने ट्रॉफी नहीं लेने का काम किया उनके हाथों से। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनका साधुवाद करता हूं। रह गया आपका स्वास्थ्य का मुद्दा। आज आपने देखा कि कोरोना के मैं बाद मैं से, मैं सर उस पे आ रहा हूँ। अभी सूर्य कुमार यादव की आपने बात की, तो सौरभ भारद्वाज जी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार यादव अगर इतना कहते हैं तो अपनी जो टूर्नामेंट की जो फीस है पूरा वो कर दे। सूर्य कुमार यादव ने वो काम भी किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा कि ये जो मेरी जो एशिया कप की जो मेरी फीस है, मैं सैनिकों के नाम पर। आज उनका हमने देखा है, आ रहा था पेपरों में भी है और मीडिया पर भी है कि उन्होंने अपनी ये एशिया कप के जितने भी मैच खेले हैं उनके उससे जो भी इनको इनकम हुई है वो भारतीय सेना को इन्होंने देने का काम किया। एक बड़ा दिल दिखाया ये हमारी भारतीय टीम ने। और पाकिस्तान में जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले मैच में शतक लगाया जब, तो उसने जो है कि गन का इशारा किया और राउफ ने जो है कि जहाज प्लेन करने गिराने का वो किया। तो इतना घमंडी है पाकिस्तान, वो टूट जाएगा लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। बार बार पीटता है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर इसको रोक दिया गया होता तो आज भारत देश खुश रहता। अब उनको हम क्या जवाब देंगे जिनके साथ वो घटना घटी है?
दूसरी बात कि एक घटना लद्दाख वाली आपने देखा, जिन्होंने पूरे देश के लिए इतने पुरस्कार अर्जित किए, तमाम शोध किए, सैनिकों के लिए वहां टेंट की एक व्यवस्था अपने हिसाब से बनवाई कि नहीं इसमें जो है कि हमारे सैनिक रह सकते हैं, तो आज तक उनको वो अपराधी नहीं लगे थे, देशद्रोही नहीं थे। जब उन्होंने अपने प्रदेश और देश के लिए मांग किया तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोही करके जेल में डालने का काम किया। मतलब एक दिन में पता लग गया कि वो देशद्रोही हैं। लेकिन पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहां से आया आज तक लोग नहीं बता पा रहे हैं। पुलवामा हमला कैसे हुआ ये नहीं बता पा रहे। तो भाजपा देखिए ये एक सामंतवाद सोच से लोग आए हुए हैं और ये अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। और नौजवान हमारा गांव देहात में आप देख लीजिए, शहरों में भी देख लीजिए, इतना बेरोजगारी का आलम है कि निश्चित तौर से सारे लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। अब ये वोटर लिस्ट में कैसे गड़बड़ी करते हैं ये भी आपने देखा, मशीनों में कैसे गड़बड़ी करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि देखिए निश्चित तौर से बीजेपी को अब हम लोग नहीं हटाएंगे तो अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति यहाँ होने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहते हैं कि 2017 के बाद से जब से भाजपा की सरकार बनी है तो बहन बेटियां सुरक्षित हैं। जिस तरह से सपा सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, कुछ सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे नहीं थे, लोग सुरक्षित नहीं थे, कभी भी किसी भी समय कोई घटना घट जाती, लेकिन 2017 के बाद किसी भी समय बाहर निकलिए एकदम पूरी तरह से सुरक्षित। देखिए बयान देने के लिए तो कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी के वर्कर हैं, उनसे सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि 12 बजे रात को भी महिलाएं सेफ। अभी परसों की घटना आपने देखा अम्बेडकर नगर कि एक 9th या 10th में पढ़ने वाली लड़की का जिस तरीके से वहां मक्के के खेत में लाश मिली, तो सरकार कह तो रही है, दावे तो कर रही है, लेकिन डर लगता है, यहाँ अंधेरा हो जाता है। आजकल सबसे ज्यादा घटना आप देखेंगे चैन स्नेचिंग की हो रही है। मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, दिख रहे हैं, चैन स्नेच के भाग जा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल फेल है। आपने देखा जिस तरह से गाजीपुर नौनहरा थाने में भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही मार करके पुलिस वालों ने वो कर दिया, और जब घर वाले एकदम फायर हुए तो लगे लोग मैनेज करने ले आके योगी जी से मिलवा दिया। मिलने के बाद उसका हुआ क्या कार्यकर्ता का? तो इन्होंने के बस ब्राह्मण समाज आवाज न उठाए। एक बात आपको बता दें कि ब्राह्मण कभी भी अपनी आवाज को दबाता नहीं। ब्राह्मण जिधर जाएगा उधर सरकार बनेगी, क्योंकि ब्राह्मण बहुत अब देख चुका है। वो यहाँ पर वो गोरखपुर की लड़ाई से वो समझता है कि हाथा बनाम जो है मठ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में अब ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और आम जनमानस में ये चर्चा है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। तो ये ब्राह्मण समाज हमारा है, बहुत बुद्धिजीवी है, वो भांप लेता है कि किधर राजपाट का उधर ही चलना है, क्योंकि वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही अपने आप को समझदार कौम है। तो सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बनने जा रही है, तो उसमें ये लोग प्रचार करना शुरू कर दिए हैं कि अखिलेश जी से अच्छा। अखिलेश जी ने देखिए एक अच्छी बात आपको बताएं, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है कि शार्प माइंड के हैं, पढ़े लिखे हैं, शुद्ध विचार है, किसी को अब शब्दों की बात नहीं करते, उनके बोलने का तरीका, भाषण देने का तरीका, और वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री जी का तरीका आप देख ही रहे हैं। तो शिक्षित होकर के उन्होंने जितना बढ़िया 100 नंबर को बना के दिया। पहले पुलिस पकड़ने के लिए लोग पुलिस को खोजने के लिए थाने पे जाते थे, पुलिस नहीं आती थी, हत्याएं मर्डर हो जाती। अब रात को घर में से बटन दबा रहे हैं, 100 नंबर लब से हमारी आ गई 10 अब मिनट। 112। अब भैया कुछ भी कर दें, काम तो वही कर रहे हैं ना। हाँ, 112 इसलिए कर दिए कि 100 नंबर की जो पुलिस आती थी तो वो पैसा नहीं लेती थी। 112 वाली आती है तो दोनों पक्ष को बैठा के ले जाती है, दोनों को पैसा लेकर के रास्ते में उतार के चले जाते हैं। हम लोगों ने तो बहुत सारी घटनाएं देखी हैं इस तरह। तो ये 112 वाली तो ये पैसा लेने वाली पुलिस है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो 100 नंबर थी, वो एकदम खरी पुलिस थी, उसको इतना डर था, उसकी जवाबदेही थी, वो उसमें पैसा नहीं ले पा रहे थे। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार है। आप देखिए भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार है। किसी भी विभाग में 100 जाति लोगों को नौकरी दिया, अभी उसमें देखा आपने 55-60 लोगों को किस तरीके से। तो ये केवल हिंदू मुस्लिम, ये
रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलिए, शिक्षा के नाम पर कुछ है ही नहीं है, व्यापार के नाम पर कुछ है नहीं। बनारस में आप देखिए, जो भी बड़े बड़े काम है गुजरात के लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ का ठेकेदार बैठा हुआ है, रो रहा है। सर मैं बनारस पे आ रहा हूँ। आप बनारस से हैं, शिवपुर से आप 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और अच्छी खासी आपको मत मिला है, जनता का समर्थन मिला है। बनारस में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, कितना विकास हुआ यहाँ तो? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं विकास के, देखिए रोपवे वगैरह सब बन रहे हैं। देखिए ये बताइए कि रोपवे जहां से जहां तक बन रहा है, वो कोई ऐसा रूट नहीं है वहां से आदमी आराम से जा सकते हैं। वहां रुपए की कोई जरूरत नहीं है। और कितना उस पर खर्च हो रहा है, कितना हजार करोड़ रुपया उस पर खर्च हो रहा है, ये देखिए। ये बर्बाद कर रहे हैं हम लोगों के टैक्स का पैसा, आम जनता का। और अभी बारिश के मौसम में आपने देखा, पूरा थोड़ा सा बारिश हो जाए फिर देखिए कितना विकास हुआ है इनका। तो इनको केवल जिन सड़कों से इनको आना जाना है, उसी का इनका विकास है। अभी आप चलिए दिखाएं हम देहात की सड़कों को, सब वैसे ही पड़ी हुई है, केवल रिंग रोड के नाम पर रिंग रोड बनी हुई है। और वो भी क्यों? क्योंकि अच्छा टैक्स उससे वसूलना है, टोल टैक्स लेना है, अपने लोगों को टोल का ठेका देना है। तो ये तो समझ लीजिए कि मोदी जी वहां से आए गुजरात से, और यहाँ बनारस में उन्होंने झंडा गाड़ दिया। कहे गंगा साफ, माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा साफ कर जाइए, देख लीजिए गंगा का क्या हाल है। काशी कॉरिडोर। काशी कॉरिडोर पे आप देख लीजिए कि देखिए, हम इंसान के स्वरूप को बदल दे ठीक है, लेकिन भगवान के स्वरूप को बदलना ठीक नहीं। पहले जो गलियों का, जब विश्वनाथ गली का था तब में और आज में बड़ा फर्क है। उससे आस्था थी, ये आज केवल विश्वनाथ मंदिर से आस्था है, बाकी कॉरिडोरों से हम लोगों को कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो गलियां पुरानी थी, उसमें यादें जुड़ी हुई थी कि हम लोग छोटे थे तो ये कैसे कैसे लोग दर्शन करने के लिए जाते। तो हमारा कहने का मतलब है कि देखिए, अब सरकार के अंतिम दिन शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आम जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के समर्थन में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। और निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि किसको सताया जाता रहा है शुरू से आज तक, यही पीडीए, इसी दलित को सताया जाता है, अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है। अभी आप एक कल का मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, कचहरी पे चौड़ीकरण के नाम पर कार्रवाई हो रही थी। मोहम्मद साहिद ने, जो हम लोगों के क्रिकेट के कप्तान थे और मेडल भी जीता था, उनके परिवार का मामला था। उनके परिवार के लोग इससे कितने कह रहे थे कि हमको 2-4 दिन की मोहल्लत दे दीजिए, हमारे यहाँ शादी पड़ी है, उसके बाद आप कर लीजिएगा। अभी शादी का सामान सब रखा हुआ है, उसको हम किसके घर लेके चले जाएं? तो इतनी तो मोहल्लत दे दीजिए। लेकिन यहाँ के निर्दयी प्रशासन ने इतनी भी मोहल्लत उस व्यक्ति को नहीं दिया जिसने कि आपके देश के लिए मेडल जीता हो परिवार ने, और उसका घर और गिरा दिया, उसमें कुछ सामान भी नष्ट। हाँ, तो बुलडोजर चला था। तो बुलडोजर नीति से डराना। अभी पांडेपुर में 26 मीटर था, और जब वहां के उनके वोटरों ने जब बात रखी तो 26 मीटर से घटा करके कितना कर दिया, 21 मीटर। अभी आप जाइए देखिए, वहां 21 मीटर है, और जहां व्यापारी खत्म होते हैं वहां से 26 मीटर चालू है। तो आप अपने लोगों के यहाँ तो सारा समझौता कर रहे हैं, अब लग रहा है आपको कि ये हमारे वोटर नहीं है, तो उनके साथ आप औरंगजेब की तरह अत्याचार कर रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, लोग बाहर के लोग तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। आप यहाँ के शिवपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़े हैं और जनप्रतिनिधि भी लोगों के बीच में रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट? देखिए, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और यहीं से ना है, तो एक भी शिक्षा का मंदिर खोल दिया हो तो बताइए, एक भी ट्रामा सेंटर उन्होंने लगा दिया तो बताइए, एक भी विश्वविद्यालय खोल दिया तो बताइए, एक भी कंपनी बनारस में बड़ी लगा दी होते तो हम लोग समझते कि यहाँ का विकास हुआ, यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। यहाँ का आदमी दिल्ली, बंबई, गुजरात जाता है, और वहां जाता है तो वहां के लोग कहते हैं कि यहाँ क्यों चले जाते हो पूर्व वाले, भागो उधर जाओ, तो वहां हमको गाली देकर भगाया जाता है। तो अगर मोदी जी यहाँ विकास किए होते, गंगा की सफाई किए होते, यहाँ फैक्ट्री लगाए होते, यहाँ विश्वविद्यालय खोले होते, यहाँ मेदांता खोले होते। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच, उन्होंने लखनऊ में इतनी बड़ी मेदांता बनवाया, और आज जितने भी नेता लोग हैं या बड़े लोग हैं, जहाँ भर्ती होने की बात आती है तो सबका इलाज मेदांता में होता है, कि कोई आदमी बनारस में नहीं करा सकता,
कोई आदमी इलाहाबाद में नहीं करा सकता। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि एक है अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी सोच एकदम सीधा है, शिक्षित व्यक्ति हैं, उनका सोच है विकास कैसे होगा, हमारे देश की जनता को फायदा कैसे मिलेगा। तो अब तो सब लोग जान चुके हैं, अब इनकी जाने की पारी आ गई है और हमको लगता है कि अब जाएंगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सपना हमको दिखाए थे 2022 में, 27 में, 25 में। अब 45 साल बाद जो हम जिंदा नहीं रहेंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे, तो सपना कौन उनका पूरा करेगा। आप जाने की बात करें, जाएंगे कभी वापस नहीं आएंगे, और ये बात करते हैं कि दो मिशन 2047 देश की आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे, और ये इनका टारगेट है, ये कॉन्फिडेंस 2047। देखिए, वोट चोरी वाला मुद्दा था इनका, वोट चुरा के ये लोग बने हैं। बनारस में भी आप देख रहे हैं कि जो जीत होती थी प्रधानमंत्री जी की 5 लाख 4 लाख हैं, वोट चोरी करने के बाद 1.5 लाख से मुश्किल से जीते, और वो भी गिनती बंद करा दी गई, लाइटें बंद करा करके किस तरीके से जीते हैं ये सारे लोग जानते हैं। तो पहले तो वो जानते हैं कि बनारस के लोगों ने हमको स्वीकार तो किया नहीं, तो इस बार वो बनारस से बहुत खिसियाए हुए हैं और बनारस का विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए सिर्फ उतने तक विकास किए हैं जितना में उनको आना जाना है। चलिए गांव देहात में चलिए ना, वहां की सड़कों को देख लीजिए, तब समझ में आएगा कि कितना विकास है। तो मोदी जी ने जो काम बनारस के लिए होना चाहिए था, रोजगार का होना चाहिए था, शिक्षा का होना चाहिए था, व्यापार का होना चाहिए था, तो कुछ तो नहीं है। और जो काम हो रहा है उनकी वहां से कंपनी आके यहाँ करा रही है। भाजपा के नेता कहते हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, जो अगल बगल के जिले हैं जो बनारस से सटे हैं, उनका भी डेवलपमेंट। आप भाई देखिए, दावा करना अलग बात है और जमीन पे चलना अलग बात है। अभी रिंग रोड फेस 3 वाला ये चालू हुआ है, उसके पुल पर चले जाइए, पूरा गिट्टी पिट्टी ऊपर खत्म हो गया है। यही तो है विकास, यही विकास है उनका, और कोई विकास नहीं है। लास्ट सवाल सर, आप लोग पीडीए की बात करते हैं, भाजपा के लोग पीडीए की अलग अलग परिभाषा बताते हैं। 2027 में पीडीए का फार्मूला कितना सटीक बैठा है, जिस तरह से 2024 लोकसभा के चुनाव में आप लोग को समर्थन मिला? देखिए, पीडीए एकता 2000 जो अभी चुनाव बीता है लोकसभा 24 का, उसमें उसने बता दिया 34 सीटें तो हम सीधे सीधे जीत गए, और 4-5 सीट 33 सीटें। 33 सीटें तो हम लोग जीत गए। उसके बाद 4-5-6 सीटें आप लोगों ने जबरदस्ती हरा दिया, बेईमानी करके। और यहाँ की स्थिति थी कि हम लोग 50 सीट से कम नहीं थे, लेकिन बेईमानी करके, हमारे प्रत्याशियों को रोक करके, इस तरीके से उन्होंने किया, फिर भी जनता ने इतना समर्थन दिया। और अब जनता जाग गई, अब जनता कह रही है कि मात्र यूपी में अखिलेश जी हैं जो हमारे सोच को जमीन पर उतार सकते हैं और हम लोगों को रोजगार, नौकरी और शिक्षा दिला सकते हैं। आज हमें नहीं लगता कि देश प्रदेश में अखिलेश जी जैसा कोई नेता होगा। उनकी अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर, अपने समर्थकों पर, मतलब कैसे कितनी बड़ी पहचानते हैं वो, कैसे पहचान जाती है, आश्चर्य की बात है। विधायक अपने क्षेत्र के उनको नहीं पहचानता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ कहाँ से सोच के एक आम कार्यकर्ता को पहचान के सम्मान देने का काम करते हैं। और जीवन में सम्मान से बढ़कर कुछ होता नहीं, और सम्मान तो एक ऐसी चीज है कि आप जिसको देंगे वो बेचारा आपका भाव विहीन हो जाएगा। तो भाजपा के लोग कहाँ सम्मान करते हैं किसी का, सम्मान उनके पास देने का है ही नहीं है। अभी देखते हैं कि विधायक किस तरीके से आम जनता को गाली देते हैं, मारते हैं, तमाम वीडियो वायरल होते हैं। तो देखिए, भाजपा को जाना है, आम जनता बहुत त्रस्त है। हाँ, दबी आवाज बोल रही है, वो ये नहीं चाहती है कि आप उनको लाठी मार के जेल में बंद, कि गरीब आदमी है बेचारे, रोज कमाने खाने वाले हैं। लेकिन उनके बीच में जब बैठिए, जाइए, तब उनका दर्द देखिए कि कितना दर्द है। बच्चा पढ़ लिया है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है, खाद के लिए आपने लाइन में लगा दिया, लाठियों से पिटवाया, तो अब क्या बचा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से संजय राधाकृष्णन जी थे, जो साफ तौर पे भाजपा को करारा जवाब देते हैं। भाजपा जिस तरह से एक गाल पे मारती है, फिर उसी को सहलाती है, और 2027 में पीडीए ही एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से 12 से लेकर 17 के बीच में अखिलेश यादव ने जो काम किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।